Hello everyone, welcome to the bio, the growth zone. Today we will discuss about the excretion in animals and plants. In the earlier classes, we have discussed about the life processes that are nutrition, respiration, transportation, and the last one is the excretion. This is the last topic of this chapter. Okay, so firstly we will understand about the excretion. It is the biological process of removal of harmful metabolic waste in our और इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सी व्हाट हैपन, एक नॉर्मल एग्जांपल से बताती हूँ आपको. आपके घर में आपने देखा होगा कि जो भी आपका वेस्ट होता है, वो जो आपके घर में आप काम करते हैं या जो भी आपका किचन का वेस्ट होता है, डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है, अगर आप उस वेस्ट को बाहर नहीं डालेंगे यानी कि उस वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके घर में बैक्टीरियाज ग्रो होने लगेंगे और फिर वो आपको डिजीजेस क्रिएट करेंगे और उसमें स्मेल आने लगेगी, ऐसा घर में होने लगेगा. ओके, सेम चीज़ हमारी जो बॉडी भी होती है वो भी ऐसे ही एक्ट करती है. अगर हमारे बॉडी के अंदर के वेस्ट को रिमूव नहीं किया जाएगा तो हमें बहुत सारी क्या होने लग जाएगी, डिजीजेस होने लग जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगेगी. क्लियर? तो हमारी बॉडी में बनने वाला मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन. ओके, नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. हम में एक्सक्रीशन कैसे होता है? एक चीज़ और बता दूं, वी आर दी मल्टी सेल्यूलर. तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का तो बता देती हूँ. जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे आपका अमीबा हो गया, अमीबा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और उनमें जो वेस्ट यानी कि जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज दे आर द सिंगल सेल, तो उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस होती है. क्लियर? ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन के लिए हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. और मैं अर्लियर आपको हर क्लास में बताती हूँ कि सिस्टम वर्ड का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑर्गन्स, जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ इन्वॉल्व है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो एक पूरा सिस्टम बनाते हैं. ओके, तो जो सिस्टम बनाते हैं उसमें देखिए हमारे पास क्या क्या ऑर्गन्स हैं. बेसिकली हमारे पास सबसे बड़े दो ऑर्गन जिनको हम बोलते हैं किडनीज. तो हमारे पास दो किडनी होती हैं, है ना. उसके बाद किडनी से ये जो रन कर रहा है पाइप, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ द यूरेटर. यूरेटर जो बाइंड अप होते हैं आपके ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर, एंड द फाइनल वन इज़ द यूरिथ्रा. ओके, तो किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स और यूरिथ्रा, ये क्या है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या है, ऑर्गन्स हैं जो पूरा एक सिस्टम को कंसिस्ट कर रहे हैं ताकि वो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर सके. चलिए एक एक के बारे में स्टडी करते हैं. तो पहली बात आती है किडनी पे. ये हमारा आपको दिख रहा होगा, ये किडनी है ना. तो जो ये किडनी है ये दो होती हैं हमारे पास, आपको पता ही है. एंड ये बीन शेप की होती हैं. बीन शेप जो आपका जैसे राजमा होता है, लाइक दिस राजमा होता है ना, ऐसा किडनी बीन. तो किडनी बीन शेप का आपका किडनी होता है. प्रेजेंट इन द एब्डोमेन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन. तो या तो ये आपके जो बैकबोन होता है ना उसके इधर उधर दोनों साइड आपकी किडनी होती है. किडनी फ्रंट में नहीं होती है, इट इज़ एट द बैक साइड. ओके, तो आपके पेट में नहीं है, आप बैक साइड में देखेंगे आपके लोअर एब्डोमेन की बैक में, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, दो किडनीज होंगी. ओके, जो किडनी की बेसिक यूनिट होती है दैट इज़ नेफ्रॉन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेन की बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन. ओके, दैट इज़ न्यूरॉन. और यहाँ पर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी की बेसिक यूनिट देख रहे हैं दैट इज़ नेफ्रॉन. तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना, न्यूरॉन और नेफ्रॉन दो अलग अलग चीज़ें होती है. तो नेफ्रॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और किडनी. ओके, एक बार ये सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये सिस्टम बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इवन हर साल पूछा ही जाता है. मोस्ट ऑफ इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, ड्रॉ करने के लिए भी आता है. ओके, ये जो दो किडनीज हैं हमारी, आपको ये दिख रही है. जो लेफ़्ट वाली किडनी होती है वो थोड़ा सा ऊपर होती है और राइट वाली किडनी थोड़ा सा नीचे होती है. ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राइट वाली किडनी के ऊपर लिवर होता है ना, तो वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे होती है. अब
यहाँ पर आपको दो वेसल्स दिख रही हैं। ये जो ब्लू वाली दिख रही है ये है वेना कावा। वेना कावा अगर आप याद करेंगे तो मैंने हार्ट में बताया था, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी कर रहा था, वेना कावा। और ये जो रेड वाला है ये आपको दिख रहा है, ये जो रेड वाला ये है ऑर्टा, और ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था। ठीक सेम, क्योंकि हमारा ऑर्गन है किडनी, तो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा वेना कावा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी तक लेके आएगा ऑर्टा। ठीक है, उसके अलावा जो ऑर्टा से जुड़ी हुई है वो होती है रीनल आर्टरी, क्योंकि आर्टरीज का जो काम होता है वो होता है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करना। एंड वेना कावा किससे जुड़ा हुआ है, रीनल वेन से, क्योंकि उसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। ओके, समझ में आया कि हमारी हर एक ऑर्गन जो है हमारे पास वो आपके रीनल, सॉरी इट्स अबाउट नॉट रीनल, वो वेन और आर्टरी से जुड़ा हुआ होता है। रीनल टर्म यहाँ पर इसलिए दिया है क्योंकि हम किडनी की बात कर रहे हैं। इन द केस ऑफ लंग्स हम उसको पल्मोनरी बोलते हैं। क्लियर। अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर में उसको टर्म दिया जाता है हिपैटिक। ठीक है, तो हर ऑर्गन के हिसाब से उनका जो वेन और आर्टरी है उनका नाम दिया जाता है। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो यहाँ पर रीनल वेन और रीनल आर्टरी होती है। ये जो टॉप में आपको ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। हार्मोन्स को हम एंडोक्राइन सिस्टम में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो आपके ये जो किडनीज हैं दोनों, इन किडनीज में रीनल वेन के थ्रू क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है प्रॉपरली। जब फिल्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद जो भी इम्प्योर है वो यानी कि जो यूरिन होता है वो यूरिन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर उसको थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर सकता है और उसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू पास ऑन हो जाएगा। लेकिन जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं यहाँ पर छोटे छोटे स्पिंक्टर्स लगे हुए होते हैं। स्पिंक्टर्स का काम होता है रेगुलेशन द अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि जो मेचुरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि यूरिन रिलीजिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्पिंक्टर्स रेगुलेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आया एंड यू रिलीज इट, नो। जब तक आपको ब्रेन से मैसेजेस नहीं आते, जब तक आप अपनी इच्छा से यूरिन के लिए नहीं जाते, तब तक वो रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो उसको स्टोर करके रखता है, और जैसे ही वो फुल हो जाता है यानी कि वहाँ पर जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, वो आपके ब्रेन को मैसेज भेजना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जो ब्लैडर है वो स्ट्रेच होने लगता है और आपको ब्रेन से मैसेजेस आते हैं और आप उसको रिलीज़ करने जाते हैं। ओके, नाउ कम टू दी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मैं आपको बता चुकी हूँ नेफ्रॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। ओके, तो ये रहा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। हो सकता है इसमें आपको वीडियो में पता नहीं कुछ लोगों को कंप्लेन है कि ये दिखाई नहीं देता है, तो मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर बता दे रही हूँ। अगर आप, क्योंकि स्ट्रक्चर तो दिखेगा, मे बी आपको उसकी लेबलिंग ना दिखे, तो मैं आपको वो क्लियर कर दे रही हूँ। ओके, इस स्ट्रक्चर को मैं अपने नॉर्मल तरीके से आपको बताती हूँ। सी, जो आपका सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये है आपका बोमेन कैप्सूल। क्लियर, ये आपका क्या है, बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स। ठीक है, ये जो बोमेन कैप्सूल होता है ये है बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल के अंदर एक आती है आपकी आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल इज द फाइन ब्रांच ऑफ आर्टरी। तो जो आ रही है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, तो ए से याद रखेंगे। और यहाँ से जो जा रही है उसको बोलेंगे ईफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, लेकिन जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल होती है ये क्या होती है आपकी, बहुत ज़्यादा वाइड होती है, यानी कि बहुत बड़ी होती है। अगर आप यहाँ दिखेंगे तो ये वाइड दिख रही होगी आपको यहाँ पर, तो ये वाइड होती है यानी कि यहाँ पर मोटी होती है, ताकि मोर एंड मोर ब्लड कम्स इनटू दी ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस क्या है
कि यहाँ पर कैपिलरीज का एक नॉट बना हुआ होता है, बहुत सारा गुच्छा बना हुआ है यहाँ पर, तो उसको कहेंगे ग्लोमेरुलस। ओके, तो एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आ रहा है ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस से वो ब्लड जा रहा है एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू आगे। ओके, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, ये जो वाइड है तो यहाँ से ज़्यादा ब्लड आ रहा है, लेकिन एफरेंट आर्टरियोल क्या नैरो है। ओके, तो यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से यहाँ से एफरेंट ला रही है, एफरेंट लेके जा रही है, यहाँ पर क्या है, ग्लोमेरुलस है। अब यहाँ से ब्लड आ रहा है ज़्यादा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा जा रहा है कम, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा नैरो है। नैरो होने की वजह से यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यानी कि जितना ब्लड आ रहा है उतना जा नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। प्रेशर अप्लाई होने की वजह से जितने भी बिग मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक ग्लूकोज के और आपके जो भी प्रोटीन्स है या यूरिया है, जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब यहाँ पर ही क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। और क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है वो उसको क्या कर रहा है, फिल्टर करने के लिए काम कर रहा है, तो जो बचेगा फिल्टर करने के बाद उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ में आई बात, कि यहाँ से ब्लड आया बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ से जा क्या रहा है, कम जा रहा है, क्योंकि वो नैरो है, ये वाइड है, और बीच में हो रहा है फिल्टरेशन through the glomerulus, the called glomerular filtrate, and the process is called ultrafiltration. होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, जो फिल्टर हो गया उसके बाद वो रन कर रहा है इन टिब्यूल से नीचे की तरफ ऐसे। तो ये जो पहला आ रहा है उसको बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब होता है नियरर टू दी बोमेन, जो बोमेन के पास है उसे प्रॉक्सिमल, कॉन्विलेटेड क्योंकि वो फोल्डिंग है, टिब्यूल यानी कि वो ट्यूब की फॉर्म में है, तो उसको बोलेंगे PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल। उसके बाद नीचे एक ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तो ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे हम, लूप ऑफ हेनेले, तो इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनेले। ओके, उसके बाद फर्दर आगे जाएंगे हम, तो फिर एक कॉन्विलेशन आपको ऐसे दिख रहा है, तो ये जो कॉन्विलेशन है उसको बोलते हैं DCT, डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल। डिस्टल मीन्स फार फ्रॉम द बोमेन्स कैप्सूल। ओके, एंड द लास्ट वन इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है आपको ये दिख रहा है, जो कलेक्टिंग डक्ट, तो यहाँ पर वो सिर्फ यूरिन को क्या कर रहा है, कलेक्ट करने का काम कर रहा है। तो सिंपल है, ब्लड आया एफरेंट आर्टरियोल से, ग्लोमेरुलस ने उसको फिल्टर किया, फिल्टर होने के बाद रेस्ट ऑफ ब्लड तो आपका वासा रेक्टा के थ्रू चला गया। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है, दिस इज दी वासा रेक्टा, वासा रेक्टा के थ्रू चला गया। लेकिन जो फिल्टर हो गया था वो फिल्टर किसके, ये ब्लू वाले चैम्बर के अंदर एंटर किया, जहाँ पे पहले PCT मिलेगा, फिर लूप ऑफ हेनले मिलेगा, फिर DCT मिलेगा। यहाँ पर क्यों गया ब्लड, यहाँ पर क्या काम होगा, यहाँ पर उस ब्लड में जो भी अभी भी सेलेक्टिव पार्टिकल्स बचे हुए हैं, यानी कि सारे बेकार नहीं है, हमें तो सिर्फ यूरिया निकालना है ना, उसके अलावा उसमें ग्लूकोज हैं, प्रोटीन्स हैं, है ना, फाइबर्स हैं, जो भी चीज़ें बची, वाटर है, सॉल्ट्स हैं, है ना, इट्स नॉट फाइबर सॉरी, तो वो आपका प्रोटीन्स हो गए जैसे, और आपके अमीनो एसिड्स हो गए हैं, आपके सॉल्ट्स हो गए हैं, जैसे सोडियम सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट्स हो गए, पोटाशियम सॉल्ट्स हो गए, तो इन सब को, वाटर है इवन, तो उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT में। अब जो DCT है वहाँ पर सबसे बेकार जो लास्ट जो बचा होता है वो हमारे पास होता है यूरिया, और यूरिया को पास ऑन किया जाता है कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में, जो यूरिन के थ्रू आपका रिलीज हो जाता है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस है, तो मैं एक बार रीड आउट कर दे रही हूँ। ग्लोमेरुलस जो है वो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है, जो मैंने अभी आपको बताया। बोमेन कैप्सूल जो होता है वो रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरी एंड उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है। बोमेन्स कैप्सूल कप शेप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। फिर कॉन्विलेटेड टिब्यूल्स मैंने बताया PCT और DCT है, ये लॉन्ग रन्स होते हैं जिनका काम बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स को, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स हैं, ठीक है, यूरिया है, वाटर है, ठीक है। किडनी का फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन, ऑफ कोर्स, फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको फिल्टर करके रिमूव करना है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं,
जो हमारी बॉडी के अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दोबारा से क्या करा जाता है, रीअब्जॉर्ब करा जाता है। यूरेटर जो होते हैं इनका काम क्या है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक मस्कुलर बैग है जो स्टोर करता है यूरिन का। यूरिथ्रा हेल्प करता है यूरिन को रिमूव करने में। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस क्या होता है, एक्चुअली कोई भी पर्सन जिसकी दोनों किडनी खराब हो जाए, है ना, अगर उसकी दोनों किडनी खराब हो गई तो वो बॉडी का वेस्ट कैसे रिमूव करेगा, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, तो वो रिटेन करने लगेगा बॉडी में और फिर पर्सन की डेथ हो जाएगी क्योंकि उसका वो सेट ऑफ डिजीजेज उसकी बॉडी में हो जाएंगी। ओके, तो उस केस में क्या किया जाता है कि दो ऑप्शन है, या तो वो ट्रांसप्लांटेशन करवा ले, है ना, यानी कि अपनी न्यू किडनीज लगवा ले। लेकिन किडनीज ऐसे मार्केट में अवेलेबल तो नहीं होती है ना कि हर टाइम जाओ आप खरीद लो किडनी, नहीं। तो किडनी जब तक नहीं मिल जाती ट्रांसप्लांटेशन के लिए तब तक वो क्या करवाएगा, हीमोडायलिसिस यानी कि डायलिसिस प्रोसेस करवाएगा। ओके, अब ये डायलिसिस प्रोसेस क्या होती है, डायलिसिस प्रोसेस होती है कि जिसमें आपको क्या करना होता है, आप गए, आपकी बॉडी का जो ब्लड होता है उसको निकाल के एक डायलाइज़र मशीन में डाला जाता है। मशीन उसको प्योरीफाई करती है और प्योरीफाई करके वापस वो आपके ब्लड में डाला जाता है। अब ये मत सोचना कि पहले सारा ब्लड आपका निकाल देंगे फिर मशीन में डाल करके उसको प्योर करेंगे, नहीं, ये प्रोसेस साइमल्टेनियस चलती रहती है। यानी कि एक साइड से आपको क्या करा, मशीन में ब्लड डाला और दूसरी सेम साइमल्टेनियस ब्लड को इंसर्ट भी किया जाता है। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, देखिए ये है डायलाइज़र मशीन। वैसे ये बहुत बड़ी होती है, एक छोटे फॉर्मेट पे दिखा रही हूँ। सपोज ये डायलाइज़र है और ये है आपका कोई पर्सन, उसका हाथ। तो क्या करा जाता है, इस डायलाइज़र मशीन के अंदर क्या भरा रहता है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, है ना, जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके सॉल्यूशंस भरे जाते हैं, ग्लूकोज के सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस भरे जाते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारी वेन होती है, ये ब्लू वेन होती है, वेन के थ्रू क्या करेंगे, मतलब आर्टरी के थ्रू पहले क्या करेंगे, पूरा जो ब्लड होता है वो क्या करेंगे, डायलाइज़र के अंदर डालेंगे और डायलाइज़र से क्या होगा, ये क्लीन आउट होगा और उसके बाद उसको वापस से रिटर्न किया जाएगा कहाँ पर, बॉडी के अंदर। क्लियर? तो ये आपको बता देती हूँ। जो आर्टिफिशियल किडनी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ ट्यूब्स विद द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो आर्टिफिशियल किडनी है उसको हमने बहुत सारे किससे बना रखी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ट्यूब्स बना रखी हैं। एक्चुअली कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको और उसके अंदर क्या होगी, बहुत सारी ये ट्यूब्स बना रखी हैं। ये जो ट्यूब्स होती हैं ये सेमी परमेबल होती हैं, मतलब ईजिली अलाउ एंड एग्जिट कर सकती हैं सेलेक्टेड पार्टिकल्स को। ठीक है, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये सस्पेंडेड होती हैं एक टैंक के अंदर जिसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड भरा होता है, बताया ना अभी। और जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ब्लड के जितना होता है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड डज नॉट कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट। ऑफकोर्स उसमें कोई वेस्ट थोड़ी ना रखेंगे, उसमें तो हम सॉल्ट्स वगैरह रखेंगे, ठीक है, एंड ग्लूकोज रखेंगे। ठीक, तो अब ये वर्किंग कैसे करता है, जो ब्लड है पेशेंट का उसको डायलाइज़र ट्यूब्स में पास किया जाता है और जैसे ही ब्लड पास होता है ट्यूब में, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे यूरिया है वो ब्लड से पास हो जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड में। कौन सी प्रोसेस है, डिफ्यूजन। तो मैं आपको बता चुकी हूँ सेमी परमेबल है तो डिफ्यूजन हो जाता है, यानी कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। तो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज आउट हो जाएंगे किसके साथ, डायलाइजिंग फ्लूइड के साथ। अब जो प्योरीफाइड ब्लड होता है वो वापस से कहाँ पर, पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनी डस फिल्टर बट नो रीअब्जॉर्प्शन लाइक किडनी। तो वो फिल्टर करता है लेकिन रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस नहीं करता। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक इज द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो जैसे हम लोग एक्सक्रीट करते हैं वैसे प्लांट का भी एक्सक्रीशन होता है। तो
गैशियस वेस्ट की अगर बात करें तो प्लांट CO2 जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, रात को प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि रात को प्लांट के नीचे यानी कि ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ट्री के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो CO2 रिलीज़ करते हैं और हमें CO2 रिक्वायर्ड नहीं होती। तो फोटो रेस्पिरेशन में CO2 निकलेगी एंड फोटोसिंथेसिस के टाइम पे O2। तो ये उसकी वेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए, प्लांट के लिए, जो वो डे और नाइट टाइम पे रिलीज करता है। ओके, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है आपका, अगर प्लांट के पास एक्सेस ऑफ वाटर है, प्लांट जितना भी वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करता है सिर्फ उसका 1% यूटिलाइज करता है, रेस्ट ऑफ 99% वो क्या कर लेता है? रिमूव कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये भी क्या है? वाटर भी क्या है उसके लिए? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है, उसके अलावा जो वेस्ट होते हैं आपके प्लांट के अंदर, तो स्टोर्ड इन दी सेल्यूलर वैक्यूल और इन द लीव्स विच फॉल ऑफ एज द गम्स रेजिन्स, आपने इन द ओल्ड जाइलम, आपने देखा होगा प्लांट के बाहर यानी कि जो ट्री होता है, ट्री के बाहर आपने देखा होगा कि वो गम्स कभी कभी सिक्रीट करने लग जाते हैं, रेजिन सिक्रीट करते हैं। तो वो क्या है आपके? वो भी प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा सॉइल में भी वो एक्सक्रीट करता रहता है प्लांट। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो एंड हो गया। एंड थैंक यू सो मच। और जो भी पढ़ाया उसे एक बार रिकॉल करें, लर्न करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें। उसके अलावा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।